कविस, बिसु चाचा, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो पापा इतने गुस्से में उठकर चले गए? बिसु, नहीं बेटा, तुमने कुछ नहीं कहा। अभी तुम्हें कुछ पता नहीं, टाइम लगेगा थोड़ा सा सब चीजें देखने और समझने में। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। बिसु ने उसके सर पर हाथ रखा और मीसा के साथ चला गया। उसने एक बार दादी की तरफ देखा। दादी ने एक फीकी सी मुस्कान उसके लिए छोड़ दी और उठकर अपने कमरे की तरफ चली गई। कविस अकेला वहां बैठा रह गया। उधर सुभन वहां से अपने कमरे में पहुंचा तो बालकनी में जाकर सिगरेट जला ली। उसके दिमाग में रह रहकर कविस का वही प्रश्न पूछ रहा था कि वह औरत कौन थी जिसके लिए उसने उसकी मम्मी को छोड़ा। पर उसने तो अवंतिका को कभी नहीं छोड़ा। फिर अवंतिका ने कविस से झूठ क्यों बोला? इसका जवाब सिर्फ अवंतिका के पास था, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। तो अब जो भी करना था, सुभन को अपने हैंड पर करना था। पूरी रात उसने सोचते हुए गुजार दी। दिन निकल आया, तभी उसके फोन पर एक कॉल बजा। जैसे ही उसने फोन उठाया, उधर से आवाज आई, हेलो सर, डिसिल्वा ने आपकी मीटिंग अगले सैटरडे को सेट कर दी है। आप ये बताइए आप कब आ रहे हैं? सुवन, मैं जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करता हूँ। ओके सर कहकर उस आदमी ने फोन रख दिया। सुवन ने राजवीर को फोन किया और बोला, मैं अगले हफ्ते तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तब तक तुम सिर्फ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करोगे। उसके अलावा अपने जासूसी दिमाग को ज़्यादा मत चलाना। वहीं आकर देखता हूँ। राजवीर, ओके सर। सुबन, बस मुझे इन्फॉर्मेशन सारी चाहिए। आज से लेकर तुम्हारे पास 12 दिन है। राजवीर, ओके सर। इन 12 दिन में सुबन ने सोच लिया था कि उसे कविस के दिमाग से हर चीज कैसे क्लियर करनी है। वह रेडी होकर नीचे पहुंचा। माँ नीचे ब्रेकफास्ट कर रही थी। माँ ने महेश को आवाज लगाकर सुबन के लिए ब्रेकफास्ट लगाने को कहा। माँ, कविस कहाँ है? सुबन ने पूछा। अभी आ रहा बेटा, महेश उसे बुलाकर आया है, माँ ने जवाब दिया। इतने में कबिस ऊपर से आया और बोला, गुड मॉर्निंग पापा। सुबन, गुड मॉर्निंग बेटा। कबिस, पापा कल आप मुझसे गुस्सा होकर चले गए, उसके लिए सॉरी। सुबन, नहीं बेटा, मैं तुमसे गुस्सा नहीं था, बस तुमने सवाल ऐसा किया था, उसी का जवाब ढूंढने गया था। ब्रेकफास्ट कर लो, फिर बात करते हैं, कहकर वो नाश्ता करने लगा। आखिर में अपनी चाय का कप उठाया और सोफे पर आकर बैठ गया और विश्व को फोन करने लगा। रख दे बबुआ, आ गया, पलट कर देख, कहते हुए विश्व गेट से अंदर आया और इशारे से महेश को चाय के लिए बोल उसके बगल में बैठ गया और सामने उसके कविस बैठा सुवन की तरफ अपनी बात के जवाब की राह देख रहा था। सुवन, देखो बेटा, जिस उम्र में तुम अभी हो वहाँ तुम्हें अच्छा बुरा समझना मुश्किल है, पर मैंने तुम्हारी माँ को कभी नहीं छोड़ा। मरते दम तक वह मेरे साथ थी। इसकी गवाही तुम्हें तुम्हारी नानी, तुम्हारी दादी और बाकी तुम जिससे पूछना चाहो वह दे देंगे। मैं नहीं जानता कि अवंतिका ने तुमसे झूठ क्यों बोला। कविस, पर पापा आपकी लाइफ में कोई थी ना, जो आपने मॉम को बताया था। सुवन, हाँ बेटा, मैं किसी को पसंद करता था। वो दुनिया की भीड़ में कहीं खो गई थी। मैंने उसे बहुत ढूंढा, पर वह नहीं मिली। फिर मुझे लगा कि वह मेरी किस्मत में नहीं है, तो मैंने तुम्हारी मॉम से शादी कर ली। पर मैंने उसे सच बताया और उसे उसका पूरा हक दिया, क्योंकि वह लड़की मेरी जिंदगी में तब नहीं थी। कविस, तब नहीं थी मतलब यानी अब है? सुवन, हाँ बेटा, अब है। मिलना चाहोगे उसे? चलो, आज तो मैं उससे मिलवाता हूँ। कविस बहुत ही समझदार बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहा था। नहीं पापा, मुझे नहीं मिलना, क्या करूँगा मिलकर? सुवन, नहीं बेटा, एक बार चलो, मैं तुम्हें आज अपने अतीत से मिलवाता हूँ, जो मुझे 16 साल बाद मिला, कहकर वो चाय पीने लगा। विश्व उसे बहुत आश्चर्य से देख रहा था। ऐसे क्या देख रहा तू? कविस बच्चा नहीं है। उसके दिमाग में जो जहर मेरे लिए भरा हुआ है उसे मैं खत्म नहीं कर सकता, पर उसे क्लियर करके अपने दिल को थोड़ा सा सुकून तो दे सकता हूँ। आज शाम को घनश्याम की मीटिंग है, उससे पहले हम लोगों को सौम्या के पास चलना है। आज मैं कविस को उस लड़की से मिलाना चाहता हूँ जिससे मैं शादी से पहले प्यार करता था, या ये कह लो कि एक साइड प्यार था। क्या सुबन वो लड़की तुझे मिल गई? माँ ने आंखें बड़ी करते हुए पूछा।
हाँ माँ, मिल गई। तो मुझे भी मिलवा दे उससे। जरूर माँ, पर अभी नहीं, जल्दी ही मिलवाऊंगा। सुवन और बिस्व कबिस को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। कबिस थोड़ा असमंजस में था कि सुवन उसे वहां क्यों लाया है, पर बिन सवाल किए साथ साथ चलता गया। जैसे ही आईसीयू के बाहर पहुंचे, सुवन उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गया और बोला, लो बेटा, मिलो उस लड़की से जो शादी से पहले मेरा प्यार थी। इसे तो उस प्यार के बारे में पता भी नहीं है, पर ये यहाँ कैसे? उसकी हालत देखकर कबिस ने पूछा, जरूर बताऊंगा बेटा, पर अभी एक अर्जेंट मीटिंग है मेरी, सो मुझे वहाँ जाना है। रात में मिलते हैं, तब बात करते हैं। तुम ड्राइवर के साथ घर चले जाओ, मैं बिस्सू के साथ मीटिंग में जा रहा। कहकर सुबन ने उसे घर भेज दिया और खुद निकल गया। रास्ते में बिस्सू बोला, तुझे क्या लगता है अब आगे क्या होगा? सुबन, जो भी होगा देखा जाएगा। अच्छा सुन, हम दोनों वीजा के लिए अप्लाई कर देना। नेक्स्ट सैटरडे लंदन पहुंचना है। बिस्सू, हो गई देसलवा से मीटिंग फिक्स? सुबन, हाँ हो गई। बिस्सू, यार तू कितनी सिगरेट पीता है, तेरे फेफड़े जल जाएंगे। सुवन मुस्कुराकर उसकी तरफ देखकर, तू है ना, सब संभाल लेगा। उधर कबिस घर पहुंचा, दादी मिलाया उस लड़की से। कबिस, दादी वो तो हॉस्पिटल के आईसीयू में है। दादी, क्या? कहकर दादी बैठ गईं। कबिस के पूछने पर दादी ने कबिस को सब बता दिया जो सुवन के साथ उस वक्त हुआ था। दादी माँ और मामा ने मुझसे कितने झूठ कहे कि पापा आज भी उसके साथ हैं, और मैंने आंखें बंद करके उनकी बातें मान भी लीं। मैं तो पापा से माफ़ी भी नहीं मांग सकता। कविश ने रोते हुए बोला, कोई ना काका, जब जागो तब सवेरा। बिस्व ने अंदर आते हुए बोला। पीछे ही सुवन था। कविश भाग कर उसके गले लग गया। आई एम सॉरी पापा, मैंने आपको गलत समझा। कोई ना बच्चे, कोई तो आया जो मुझे गलत सही समझा, वरना तो ये जो सामने बैठा है वो तो हमेशा मुझे सही ही कहेगा। और बोलते हुए माँ के पास जाकर बैठ गया। सुवन, तेरा यही दोस्त अस्पताल में था जिसके बारे में तूने मुझे उस दिन बताया था? हाँ माँ। लल्ला कितना झेलता है, फिर भी तेरे चेहरे पर सिकन नहीं आती। माँ, इसके नाम का मतलब ही ऐसा है, ये दूसरों को सिकन दे देगा, खुद नहीं दिखाएगा। बिस्सू ने माँ की तरफ देखते हुए बोला। सुबन का मतलब सूरज होता है दोस्तों। बीजा आते ही सुबन बिस्सू के साथ लंदन पहुंच गया। वहां जाकर सबसे पहले राजवीर से मिला। राजवीर से शाम तक की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर होटल आने को कहा। फिर उस आदमी से मिला जिसने उसकी देसिल्वा से मीटिंग फिक्स की थी। वो देसिल्वा के बार में नहीं गया, बल्कि उसे अपने होटल में बुलाया। जैसे ही देसिल्वा आया, सामने रखा ड्रिंक लिया। सुबन ने सीधा प्रश्न किया, मुझे तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछना, बस अनेक्स के बारे में जानना है। होप तुम सब और सही बताओगे। अनेक्स का नाम सुनते ही देसिल्वा की ड्रिंक मुंह और नाक से निकल गई, और वो सुबन की तरफ देखते हुए बोला, तुम उसका फादर है क्या? सुबन, नहीं, फादर नहीं हूँ, क्योंकि उसका फादर अपने कर्मों की वजह से जेल में है। मैं सिर्फ उससे एक बार मिलना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकते हो? दिसिल्वा, फिर तुम कौन हो जो उससे मिलना चाहते हो? सुबन, तुम्हें बताऊंगा तब भी तुम समझ नहीं पाओगे, इसलिए अपने दिमाग को ज़्यादा मत घुमाओ। जो पूछा वो बताओ, कर सकते हो या नहीं? दिसिल्वा, विल आई ट्राई माई बेस्ट। और अगले दिन आने को कहकर चला गया। शाम में राजवीर पूरी रिपोर्ट लेकर सुबन के रूम में आया। रिपोर्ट देखते ही सुबन और बिस्सू के चेहरे का रंग बदल गया और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अलेक्स अलग अलग लड़कों और आदमियों के साथ अलग अलग जगह पर थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद उसने अपना पेट भरने के लिए जिस्म फरोशी का काम शुरू कर दिया था। वैसे तो लंदन में ये लीगल है, पर फिर भी गलत था। इन फोटो को देखकर सुवन को खुद पर गुस्सा आने लगा, क्योंकि अभी अलेक्स मुश्किल से 16-17 साल की थी। एक फोटो में उसके साथ तक्ष भी खड़ा था। वह समुंदर के किनारे बीच में थी। दोनों भाई बहन एक दूसरे की बाहों में बाहों डाले समुद्र के किनारे चल रहे थे। विश्व में गलत नहीं हूँ, ये अनु और तक्षी हैं। सुवन बोला। उसने देविल्स को फोन किया और बोला कि कल हर हाल में अलेक्स को लेकर उसके पास आए। राजवीर, तूने ये पता लगाया कि ये दोनों कहाँ रहते हैं? नहीं सर, उनके घर का अभी तक पता नहीं लग पाया। डैम इट,
कितने दिन से ये काम कर रहा है, तुझे अब तक काम करना नहीं आया। मैंने तुझे यहाँ पर ऐश करने, गोरियां देखने या दारू पीने भेजा था जो तू कितने दिन में इनके घर का पता नहीं लगा पाया। 112 दिन दिए थे मैंने तुझे। सुबन गुस्से से चिल्ला रहा था। राजवीर, सर मैंने बहुत कोशिश की पर मुझे इन दोनों के घर का पता नहीं लग पाया। तो एक काम कर, अपना सामान बांध और वापस इंडिया पोर्ट हो जा। जितना काम तूने किया वही काफ़ी है मेरे लिए, बाकी उसके आगे का मैं देख लूंगा। कहकर सुबन बिस्सु की बात करने लगा। बिस्सु, यार सुबन तू बहुत गुस्सा करने लग गया है, कुछ तो अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना सीख। बिस्सु, तुझे पता है बिस्सु, मेरे कारण वह छोटी सी बच्ची कितने गलत हाथों में चली गई और मैं उसको बचा नहीं पाया। अगर मुझे अपनी गलती का पश्चाताप करना है तो उसे सही सलामत सौम्या के पास मुझे लेकर जाना पड़ेगा, वरना जिंदगी भर अपने आप को कोसता रहूंगा कि मैं उसे बचा नहीं पाया। अगले दिन डेविल्स अलेक्स को लेकर सुवन के पास आया। शायद उसने उसे कस्टमर बताया था। अलेक्स ने जो कपड़े पहने हुए थे वह नाम मात्र के थे। ऊपर एक स्पोर्ट्स ब्रा और नीचे एक छोटी सी शॉर्ट्स, पैरों में हील, बाल खुले, बिल्कुल जवां गर्ल लग रही थी। कमरे में घुसते हुए उसने सुवन को हाथ मिलाकर हेलो कहा और थोड़ी सी उसके करीब को आ गई। सुवन ने उसे वहीं रोक दिया और बोला, हेलो अलेक्स, यानी अनु कौशिक, आई एम राइट। अलेक्स एकदम घबरा गई और पलटकर उसने डेविल्स की तरफ देखा। सुवन, घबराओ मत, आराम से बैठो, कहकर उसने बिस्सु को इशारा किया तो बिस्सु ने सामने पड़ी हुडी उठाकर अलेक्स की तरफ उछाल दी। इसे पहन लो, मेरे लिए तुम मेरी बच्ची हो। मुझे नहीं पता ये तुम्हें क्या कहकर यहाँ लेकर आया है, पर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है जो तुम सोच रही हो। अलेक्स, पर आप मेरा नाम कैसे जानते हो? सुवन, मैं इंडिया से हूँ और स्पेशल दिल्ली से। अलेक्स, ओह तो तुम मेरे पापा के कुत्ते हो और पापा ने तुमको यहाँ भेजा है। सुवन, नहीं, तुम्हारे पापा इस टाइम जेल में हैं। अलेक्स, उसे ऐसे इंसान को तो नरक में होना चाहिए था, जेल तो उसके लिए बहुत छोटी जगह है। अनु का गुस्सा उसकी आंखों से उबल रहा था, उसकी आंखें लाल हो गई थीं और वो गुस्से में अपना हाथ सोफे की हत्ती पर मार रही थी। सुवन, मैं यहाँ तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, मेरे साथ इंडिया चलोगी? अलेक्स, क्या मैं आपको जानती हूँ? सुवन, तुम मुझे नहीं जानती, पर मैं तुम्हें सिर्फ सौम्या के कारण लेने आया हूँ, क्योंकि जब तक तुम दोनों बाहर नहीं जाओगे तब तक सौम्या को कोमा से बाहर नहीं ला सकता। अलेक्स, क्या मॉम कोमा में है? कैसे? विश्व ने उसे सारी बात बताई। अलेक्स, इतना कुछ हो गया और हमें पता भी नहीं। मैं कैसे इस बात का यकीन कर लूं कि आप सच बोल रहे हो, क्योंकि एक बार अपने पापा को यकीन करके देख चुकी हूँ। उन्होंने यहाँ लाकर मुझे ये गंदी गलियों में बेच दिया। वो तो अच्छा हो देवल्स का, उसने मुझे अपने बार में नौकरी दी और उस गंदगी से निकालने में मेरी मदद की, वरना तो मैं रोज कुत्तों द्वारा नोची जाती। सुबन, आओ बैठो यहाँ पर, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ, कहकर उसने डॉक्टर देशमुख को फोन कर दिया और फोन स्पीकर पर डाल दिया। फोन पिक होते ही, हाँ जी सुबन, कहिए। सुबन, सर अभी आप हॉस्पिटल में हैं? डॉक्टर, हाँ हूँ, कहिए। सुबन, तो प्लीज आप एक बार सौम्या के कमरे में जाकर वीडियो कॉल ऑन कर सकते हैं, क्योंकि अनु उसकी बेटी उसको देखना चाहती है। डॉक्टर, अरे वाह, यानी तुम उसकी बेटी तक ही पहुंच गए। वेल डन सुवन, अब सौम्या को होश में आने से कोई नहीं रोक सकता। ये सब बातें अलेक्स सुन रही थी। जैसे ही डॉक्टर देशमुख आईसीयू में पहुंचे, वहां जाते ही उन्होंने वीडियो कैमरा ऑन किया। सामने खड़ी अनु ने सामने पड़ी सौम्या को मशीनों में जकड़ा हुआ देखा। एकदम उसके मुंह से चीख निकल गई, मॉम। जैसे ही अनु ने मॉम कहा, डॉक्टर ने फोन को कुछ हद तक सौम्या के कान के पास पहुंचा दिया। सौम्या की हार्ट बीट अनु की आवाज सुनते ही हल्की सी वाइब्रेट हुई। मशीनों में हलचल शुरू हो गई, जिसे उन सब ने वीडियो कॉल पर महसूस किया। डॉक्टर ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। सुबन, वह तुम्हें महसूस कर सकती है, तुम्हारी आवाज़ सुन सकती है, पर खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकती। हिमांशु कौशिक ने प्रॉपर्टी के चलते उसके शरीर में इतना ज़्यादा दर्द भर दिया, उसने उस दर्द के साथ सोना मंजूर किया, लेकिन इस दुनिया को दोबारा देखना मंजूर नहीं किया। कहते हुए सुबन लिटरली रो रहा था। विश्व उसके आंसू में छुपे उसके दर्द को महसूस कर पा रहा था। उसे रोता देखकर अलेक्स ने पूछा, पर आप कौन हैं और आपको मेरी माँ के साथ इतनी हमदर्दी क्यों है? इससे पहले सुबन कुछ कहता, विश्व बोला,
इसका जवाब अगर तुम्हें इंडिया चलकर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। अगर तुम्हें अभी भी प्रूफ चाहिए तो मैं वहाँ से डॉक्टर से तुम्हें रिटर्न में मंगवा देता हूँ। पर सर आप बुरा मत मानिए, मैं अब अपनी माँ के पास जाने के लायक नहीं रही। जो हुआ उसे भूल जाओ। वह एक घटना थी, तुम आज भी उसके लिए वही अनु हो जो 1 साल पहले थी। इसलिए ज़्यादा परेशान मत हो और अपना सामान पैक करो। मैं टिकट का अरेंजमेंट करता हूँ, पर आपको एक नहीं 2 टिकट का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। जानता हूँ तक्ष भी तुम्हारे साथ है, उसको भी साथ लेकर जाएंगे। इस बीच वो बार बार सुवन का चेहरा देख रही थी। क्यों बिना कुछ कहे अपने आंसुओं से अनु को बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। और अनु समझ भी रही थी, क्योंकि दुनिया ने उस 16 साल की लड़की को 22 साल की लड़की के बराबर बना दिया था। इधर टिकट का अरेंज हुआ। अनु तक्ष को लेकर सुवन के होटल आई। उसने तक्ष का हाथ पकड़ा हुआ था। आज वो लोअर टी शर्ट में थी। तक्ष ने बरमुंडा और टी शर्ट पहना हुआ था। उसने दरवाजा नॉक किया। विश्व ने रूम खोला। जैसे ही तक्ष अनु के पीछे से निकला, विश्व उसे देखते ही गिरते गिरते बचा। सुवन कुछ बोल नहीं पाया। सुवन ने सौम्या के मुंह से तक्ष के बारे में सुना था कि काफी सुलझा हुआ और ठहरा हुआ बच्चा था, पर ये वो तक्ष नहीं था। पूरी तरह से सर से पैरों तक नशे में डूबा हुआ एक अफ्रीकन लग रहा था। घुंघराले लंबे बाल माथे पर गिरे हुए, चेहरे पर जगह जगह कटे के निशान थे, बाजुओं पर जगह जगह सिगरेट से जलाए हुए निशान थे। सुबन, ये इसे क्या हुआ? अनु, कुछ ज्यादा नहीं सर। जब हमारी यहाँ लाकर दुर्गति की गई तो ये इस माहौल में ढलना नहीं चाहता था। इसने बगावत की तो उन लोगों ने इसे मार पीट कर और नशे के इंजेक्शन दे देकर इसे ऐसा बना दिया। ये किस दर्द से गुजरा वो सिर्फ ये और मैं ही जानते हैं। वो तो शुक्र है डेविल्स का कि एक दिन मैं इनसे टकरा गई और इन्होंने वहां से भागने में हमारी मदद की। अब तक तो हम कहीं दूर बिक चुके होते। सुबन ने विश्व को इशारा किया। विश्व ने 2 बंडल निकालकर डेविल्स को दिए और उससे हाथ मिलाकर थैंक्स कहा। डेविल्स के जाने के बाद उन दोनों से सुबन ने उनके पासपोर्ट के बारे में पूछा तो पता लगा उन दोनों का पासपोर्ट हिमांशु अपने साथ ले गया था। उसके बाद सुवन ने विश्व को इंडियन अवेंस से कांटेक्ट करने को कहा ताकि जितनी जल्दी हो सके उन दोनों के पासपोर्ट बन जाएं। अवेंसी वालों ने 4 से 6 दिन का टाइम मांगा और तत्काल में उनका पासपोर्ट बनवा दिया। 6 दिन के बाद पासपोर्ट उनके हाथ में था। इन चारों ने जाने की टिकट करा ली। सुवन अपनी जीत पर खुश था। अब वो सौम्या को वापस होश में ला सकता था। 2 दिन बाद फ्लाइट पकड़ी और इंडिया की तरफ रुख किया। रास्ता बहुत लंबा था। सब कुछ जल्दी थी कि घर पहुंचने की और अपनों से मिलने की। सुवन और विश्व एक साथ बैठे थे, तक्ष और अनु एक साथ। अनु अपनी सीट से थोड़ा सा आगे होकर बोली, विश्व अंकल, क्या आप मेरे साथ सीट चेंज कर सकते हैं? विश्व ने इशारे से क्यों पूछा। अनु, मुझे सुवन अंकल के पास बैठना है ताकि उनसे कुछ बातें कर सकूं। ओके कहकर विश्व ने सीट चेंज कर ली। अनु सुवन के पास आकर बैठी और हाथ बढ़ाते हुए बोली, हाय सुवन प्रताप शर्मा, मैं अनु कौशिक फ्रॉम इंडिया। क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? सुनकर सुवन ने हंसकर उसका बड़ा हुआ हाथ पकड़ लिया। 2 मिनट की शांति के बाद अनु बोली, तो आज से हम दोस्त हैं सुवन। श्योर। अनु, तो मैं कुछ पूछना चाहूँ? सुवन, ओके पूछो। अनु, अब आप मुझे एक बात बताएंगे कि आपने हम दोनों और मेरी माँ के लिए इतना कुछ क्यों किया? सुवन, अनु मैं तुम्हें सच बताऊंगा, पर तुमसे अभी वो बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। वक्त आने पर मैं बता दूंगा। ये वादा है मेरे दोस्त। पर मेरा पहला मोटिव है उसे कोमा से बाहर लाने के लिए तुम्हारा वहां होना। सौम्या को कोमा से बाहर लाना बहुत जरूरी है। सौम्या की तुम लोगों में जान बसती है। अनु, जानती हूँ अंकल, थैंक्स बहुत बड़े वाला। जैसे ही उसने सुवन को अंकल कहा, विश्व हंस दिया, लेकिन इस बार सुवन ने उसे कुछ नहीं कहा। वो भी स्माइल करके उसे देखने लगा। लंबे ट्रेवल के बाद वे लोग इंडिया पहुंचे। जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड किया, कविश ड्राइवर के साथ उनको लेने आया हुआ था। उनको देखते ही हाथ हिला दिया। सुवन उसे देखते ही, अरे कविश बेटा, तुम क्यों आए? हम अपने आप आ जाते। कविश, पापा पहली बार ये मौका मिला है कि मैं किसी को लेने आ पाया, तो ये मौका मैं हाथ से कैसे जाने देता? कहकर उसने सुवन को हक किया। सुवन, आओ बेटा, इनसे मिलो, ये अनु और तक्ष हैं। कविश ने दोनों से हाथ मिलाया। पापा आपके लिए और बिशु चाचू के लिए।
एक बड़े वाला सरप्राइज है। जब आप घर आएंगे तब आपको मिलेगा। विश्व, है मेरे लिए? अच्छा, थोड़ा सा बता दे क्या है लाला। अभी नहीं, मेरा सरप्राइज खराब मत करो, कहकर कविश हंसने लगा। सुमन भी हंस रहा था। कविश, तुम सबको लेकर घर जाओ, मैं हॉस्पिटल होकर आता हूँ। मैं भी साथ चलता हूँ, विश्व बोला और उसके साथ हॉस्पिटल चला गया। सुमन काफी दिन से सौम्या से मिला नहीं था। आज जी भरकर उसे देखना चाहता है और उससे खूब सारी बातें करना चाहता है। तेज कदमों से चलता हुआ वो सौम्या के पास पहुंचा और जाकर उसके माथे पर किस की और उसका हाथ पकड़कर बैठ गया और बोला, सौमी सॉरी यार, तुमसे इतने दिन दूर रहा। एक एक पल तरसा हूं तुमसे मिलने को, पर मजबूरी थी जान। मेरे जाए बिन कुछ नहीं हो सकता था, पर अब मैं तुम्हारी अमानत लंदन से ले आया हूँ। जल्दी ही तुमसे मिलवाता हूँ, बस तुम आंखें खोल दो, इनमें मुझे फिर से खुद को देखना है। बोलते हुए वो लिटिलली रो रहा था। उसके बाद उसने जो जो लंदन में हुआ सौम्या को सब बताना शुरू किया। कब सुबह से शाम हो गई उसे पता भी नहीं चला। डॉक्टर देशमुख अंदर आए। उसे देखकर सुवन उठकर खड़ा हो गया और मिस्टर शर्मा, कांग्रेट्स आपकी सक्सेस के लिए। थैंक्स डॉक्टर, बताओ कब लेकर आऊं दोनों बच्चों को? सुवन ने पूछा। डॉक्टर देशमुख, नॉट नो, पहले कल मैं इनके सब टेस्ट करवा लूं, देन उसके बाद बताता हूँ। मैं नहीं चाहता कि बच्चों को यहाँ देखकर ये एकदम जागें और शौक में हमें ज़्यादा नुकसान उठाना पड़े। बहुत सोच समझकर कदम उठाएंगे हम सुवन। ओके डॉक्टर, जो आपको ठीक लगे। सुवन वापस बैठ गया और फिर सौम्या से बातें करने लगा। जल्दी ही तुम्हें घर लेकर जाऊंगा, बस थोड़ा सा इंतजार और सौमी। तभी पीछे से बिस्सू ने आकर कंधे पर हाथ रखा और बोला, अब घर चलें, माँ और मीसा फोन कर करके मेरी जान खा गई हैं। सुवन चल कहकर उठा और सौम्या के माथे पर दोबारा किस करके बोला, जल्दी आता हूँ जान, अपना ख्याल रखना मेरे आने तक। रास्ते में उसने कमिश्नर को फोन करके मिलने को कहा तो उन्होंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम दिया। सुवन यार, तेरे दिमाग में एक साथ इतना कुछ एक साथ चलता है। तेरे साथ रहकर बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सीखना है। बिस्सू गाड़ी चलाते हुए बोला, सब तेरी कृपा है बिस्सू, अगर तू ना होता तो मैं आज कुछ ना होता। सुवन ने सिगरेट जलाते हुए कहा। ना होता से क्या मतलब? यहाँ सुवन वहाँ विश्व, दोनों ही अधूरे हैं एक दूसरे के बिन, समझा तू? बातें करते करते दोनों घर जा पहुंचे। गाड़ी पोर्च में खड़ी करके दोनों अंदर पहुंचे तो दोनों ड्राइंग रूम में देखकर ठिठक गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ड्राइंग रूम में सब बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मिसा भी वहीं थी, उसके साथ एक नन्हा छोटा मेहमान भी था। उस मेहमान को देखकर दोनों ठिठक गए। ये तो वही बच्चा था जिसे सुवन बिस्सू को गोद दिलवाना चाहता था। बिस्सू ने स्माइल के साथ सुवन की तरफ देखा और सुवन ने बिस्सू की तरफ। सुवन, बिस्सू ये यहाँ कैसे? बिस्सू, तुझे क्या लगता है कि तू ही ज्यादा समझदार है? तेरे दिमाग में जो चलता है ना, उससे मैं हमेशा वाकिफ रहता हूँ, बस सही वक्त आने का इंतजार करता हूँ। इतने साल से तेरे साथ हूँ, इतना तो साले तुझे जान ही गया हूँ। तू यही चाहता था ना कि इस बच्चे को मैं गोद ले लूं, तो ले, मैंने कर लिया। अरे यार बता तो देता, बिन बताए ही तूने। सुवन इतना ही बोल पाया, इससे पहले वो कुछ और बोलता। बिस्सू ने उसे गले लगा लिया और बोला, बस यार, मेरे घर में खुशियां लाने के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कभी नहीं ये कदम उठा पाता अगर तू मुझे हौसला नहीं देता। मीसा बच्चे को गोद में लिए हुए आई और लाकर बिस्सू की गोद में थमा दिया और बोली, अब तुम दोनों आ ही गए हो तो कल इसका नामकरण कर दें, क्योंकि अब तक इसका नाम ही नहीं पता क्या है। ठीक है, कल पंडित जी को बुला लो और सब दोस्तों को न्योता दे दो, कल छोटे सरकार का नामकरण कर देते हैं, कहकर सुवन हंस दिया। नहीं पापा, कल हम सिर्फ परिवार के साथ नामकरण करेंगे और दोस्तों को न्योता उस दिन देंगे जिस दिन सौम्या आंटी ठीक होकर घर आ जाएंगी, कविश बोला। कविश की बात सुनकर सुवन को ऐसा लगा कि आज उसकी दुनिया पूरी हो गई। दादी तक्ष, अनु और कविश को अपने आजू बाजू बिठाए प्यार से उनके सर पर हाथ फेर रही थीं। आज पूरा घर खुशी से महक रहा था और इसी खुशी में माँ ने महेश से खीर बनवाई थी जो बिस्सू को और सुवन को बहुत पसंद थी। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में जाने के लिए उठ खड़े हुए तो सुवन कविश से बोला, कविश बेटा, जब तक इन दोनों का कमरा रेडी नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हारे साथ सोना चाहूंगा और ये दोनों मेरे रूम में सोएंगे। नहीं सुवन, अनु मेरे साथ सोएगी और तक्ष कविश के साथ।
माँ बोली, तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो, क्योंकि मुझे पता है अपने कमरे के अलावा तुम्हें कहीं नींद नहीं आती। ठीक है माँ, तुम सुबह टाइम पर रेडी हो जाना, मैं सोने जा रहा हूँ, कहकर सुबन अपने कमरे की तरफ चला गया। वहां पहुंचते ही उसने लैपटॉप ऑन किया। स्क्रीन पर सौम्या की फोटो खुल गई। उसे देखकर उससे बातें करने लगा। उसे कब नींद आई पता नहीं चला। सुबह जब उसे जगाने के लिए माँ ने अनु को उसके कमरे में भेजा तो लैपटॉप खुला था। जैसे ही अनु ने उसे बंद करने को हाथ बढ़ाया, उसका स्क्रीन टच होते ही ऑन हो गया। सौम्या की फोटो थी सामने। फोटो देखकर अनु एकदम चौंक गई। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में सोए हुए सुवन को देखा और वापस जाने के लिए मुड़ी तो टेबल से टकरा गई। आवाज सुनकर सुवन की नींद खुल गई और अनु जो गुस्से से देख सब माजरा समझ उसने अनु को आवाज दी, रुको अनु, 1 मिनट यहाँ बैठो, तुम कुछ गलत सोच लो उससे पहले मैं तुम्हें कुछ सच्चाई बताना चाहता हूँ। शायद तुम्हें यकीन नहीं होगा, पर मैं तुम्हारी माँ को जब से चाहता हूँ, जब वह मुश्किल से 22-23 साल की रही होगी, पर इसे मेरी बदकिस्मती समझो कि मैं उसे अपना नहीं बना सका। अनु, क्यों, क्या कमी थी मेरी माँ में जो आप उसे अपना नहीं सके? सुवन, ये बहुत लंबी कहानी है बेटा, पर अभी सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कभी भी अधूरा देखकर उसे पूरा सच मत समझो, वरना बहुत तकलीफ देह होता है। सौम्या तो खुद भी नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। बस उसके साथ मेरा जो दिल का रिश्ता था, अब वह दर्द का रिश्ता बन चुका है। अनु सुवन की आंखों में देखते हुए, दोस्त मुझे तुम पर यकीन है, पर पता नहीं क्यों दिल में कहीं ना कहीं एक डर भी है। सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मेरी माँ के साथ अभी तक इतना कुछ गलत हुआ है, नहीं चाहती कि अब आगे कुछ गलत हो। सुवन उठा, अनु के पास आया और उसके सर पर हाथ रखकर बोला, बेटा अब तक उसके साथ बहुत गलत हुआ, शायद वह सौम्या की नियति में लिखा था, पर अब उसके साथ आगे कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। इसका भरोसा रख सकती हो तुम। ये मेरी जिंदगी में आए या ना आए, वह उसकी मर्जी होगी, लेकिन तब भी तुम और वह मेरी जिम्मेदारी रहोगे। कहकर सुवन अपने आंसू अनु से छुपाता हुआ बाथरूम में चला गया। अनु वहीं खड़ी सोचती रही, अरे अनु, सुवन अब वहीं बैठे रहोगे या नीचे भी आओगे? नीचे से माँ ने आवाज दी। आई कहकर अनु दौड़ती हुई नीचे आ गई। क्या हुआ अनु, सुवन जागा या नहीं? दादी ने पूछा। उनके सवाल से जैसे अनु होश में आई और बोली, जी जाग गए। दादी, तू इतनी परेशान क्यों हो गई बेटा? सुवन ने कुछ कहा। अनु, नहीं आंटी। दादी, पहली बात तो ये मुझे आंटी कहना बंद करो, इस घर में सब मुझे दादी कहते हैं, तुम भी मुझे दादी कहो, समझी? अनु, जी दादी। पता नहीं दादी, सुवन अंकल को देखकर ऐसा क्यों लगता है कि वह अपने अंदर बहुत कुछ छुपाए हुए हैं। दादी, सही कह रही है बेटा, उसके अंदर ऐसे ऐसे दर्द छुपे हैं जो सिर्फ वह और मैं ही जानते हैं। अनु, मैं भी जानना चाहती हूँ दादी। दादी, तो वक्त का इंतजार कर बच्चे, तुझे खुद ब खुद पता चल जाएगा। अनु, दादी अगर अंकल मम्मी से प्यार करते थे तो उसे शादी क्यों नहीं कर पाए? क्या कमी थी मेरी माँ में? अनु ने दादी से सीधा सवाल कर डाला। दादी, बेटा तुम्हारी माँ में या सुवन में कोई कमी नहीं थी, कमी किस्मत में थी। सौम्या सुवन की किस्मत में नहीं थी। एक्सीडेंट से ठीक होकर उठने के बाद सुवन ने सौम्या को हर जगह ढूंढा, पर वह कहीं नहीं मिली। 3 साल वह सिर्फ उसकी आंखों को तलाश कर रहा था जो उसने पट्टी के बीच से देखी थी। थक कर 3 साल के बाद मैंने उसकी अवंतिका के साथ शादी करा दी। अवंतिका को उसने सौम्या का सारा सच बता दिया, जिस कारण अवंतिका ने सुवन को कभी नहीं अपनाया। अनु, तो ये कविश उनका बेटा नहीं है? दादी, नहीं, कविश सुवन का बेटा है। सौभाग्य से ये उनकी गोद में आ गया, जिसके सहारे सुवन ने अपनी पूरी जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया। इतने में सुवन नीचे आया। महेश ने ब्रेकफास्ट लगा रखा था, वह अभी ब्रेकफास्ट कर ही रहा था। विश्व मीसा और अपने बेटे के साथ आ गया। यहीं आजा, पहले नाश्ता कर लेते हैं, पंडित जी आते होंगे। सुवन ने विश्व को देखते हुए कहा। अरे ये पेटू घर से खाकर निकला है सुवन, तू आराम से नाश्ता कर। मीसा ने 1 मिनट रुके बिना कहा, अगर खाकर आया हूँ तो क्या दोबारा नहीं खा सकता? कहकर विश्व सुवन के पास बैठ गया और धीरे से बोला, क्या हुआ, सब ठीक है ना? तेरा चेहरा उतरा हुआ क्यों है, कोई प्रॉब्लम? सुवन, अनु ने लैपटॉप पर सौम्या की फोटो देख ली, मुझे उसे सब बताना पड़ा। तो ठीक तो किया तूने, कल पता चलता उसे, आज पता चल गया। तुम दोनों की खुसर पुसर से सच्ची मुझे
तुम पर शक होने लगता है कि तुम दोनों नॉर्मल हो भी या नहीं। मीसा ने आंखें दिखाते हुए बोला। दोनों खी खी करके हंस दिए। पंडित जी भी आ गए थे। माँ और महेश ने पूजा की तैयारी कर रखी थी। पंडित जी ने बच्चे का नाम ग वर्ण से निकाला तो सबने उसका नाम एक साथ गर्वित बोला। सबको नाम बहुत पसंद आया। नामकरण के बाद पंडित जी को दक्षिणा देकर के विदा किया। उसके बाद विश्व और सुवन दोनों कमिश्नर से मिलने चले गए। वहां जाकर उन्होंने हिमांशु की बच्चों के लिए की गई सारी कारस्तानियां बताईं। दोनों बच्चे अभी नाबालिग थे, सो पोस्को के अंदर उस पर एक और केस हो गया। कमिश्नर ने इंस्पेक्टर को दोनों बच्चों का स्टेटमेंट लेने को कहा तो सुबन ने उसने शाम को लाने को कहा। कमिश्नर के अनुसार उनको कम से कम 10 साल की जेल होनी थी। केस अभी उसका कोर्ट में पहुंच चुका था। बच्चों को साथ लाने के लिए कहकर कमिश्नर चला गया और वह दोनों उठकर वहां से हॉस्पिटल निकल गए। हॉस्पिटल जाने पर जो सच्चाई डॉक्टर देशमुख उनके सामने लाए, उससे उन दोनों की आंखों में आंसू आ गए। मिस्टर सुवन, जब आप यहाँ नहीं थे तब आपको पता है कि सौम्या का ख्याल कौन रख रहा था? कौन सुबह शाम आकर तुम्हारी एब्सेंस में यहाँ पर सौम्या को अकेले न होने का एहसास कराता था? डॉक्टर देशमुख ने सुवन की आंखों में देखते हुए पूछा। सुवन, नहीं सर, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे और विश्व के अलावा यहाँ और कोई नहीं है जो सौम्या का ख्याल रख सके। तभी मैं अटेंडेंट के लिए कहकर गया था। डॉक्टर, तुम गलत कह रहे हो सुवन। तुम्हारे अलावा तुम्हारा बेटा कविश रोज सुबह शाम यहाँ आया और उसने आकर घंटों से बैठकर सौम्या से बातें की। उसका नतीजा मैं तुम्हें दिखाता हूँ। चलो आओ मेरे साथ, कहते हुए उनको लेकर अपने केबिन में चला गया। वहां उसके सामने टेबल पर एमआरआई की रिपोर्ट रखी थी। ये देखो, उसने कुर्सी पर बैठते हुए रिपोर्ट उठाई। ये 2 महीने पहले की रिपोर्ट है और ये आज की रिपोर्ट, कहकर उसने दोनों को एक साथ लैट शील्ड पर लगा दिया। आपको इन दोनों में फर्क नजर आ रहा है? सर, हमारे लिए तो ये काला अक्षर भैंस बराबर है। विश्व ने गौर से रिपोर्ट को देखते हुए कहा। डॉक्टर, चलिए मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। सौम्या का दिमाग जो काम करना बंद कर चुका था, यूं कहें सो चुका था और अपने आप में ही सिमट कर रह गया था। वह हमारी बातों पर हलचल तो करता था, पर चाहते हुए भी जागना नहीं चाहता था। पर कविश की बातों से उसके दिमाग में एक हलचल शुरू की जो उसे जागने पर मजबूर कर रही है। पर हम अभी इसे एकदम से नहीं जगाएंगे, धीरे धीरे करके इनको होश में लाना होगा। सुवन, मैं आपकी बात से सहमत हूँ डॉक्टर, पर आप उसकी हालत देखिए। 6 महीने से ज्यादा समय हो गया उसे आईवी ड्रिप लगे हुए। उसके हाथ नीले पड़ चुके हैं और वह सूख कर कांटा हो गई है। कुछ तो उसके लिए ऐसा कीजिए ताकि उसकी इनर स्ट्रेंथ बनी रहे। डॉक्टर, मैं मजबूर हूँ मिस्टर सुवन। मैं चाहकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकता, और अगर मैं उनको झटके से एक ही बार में होश में ले आया तो हो सकता है कि उसे ब्रेन स्ट्रोक हो जाए। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि मैं धीरे धीरे होश में लेकर आऊँ। आप कल दोपहर को उनकी बेटी को लेकर यहाँ आएंगे। देखते हैं उसके बाद उनका दिमाग कैसे रिएक्ट करता है। बाकी आगे का कल के रिएक्शन के बाद देखा जाएगा। सुवन, ओके डॉक्टर। उसके बाद दोनों घर को निकल गए। सुवन, तुझे क्या लगता है सौम्या कितने दिन में होश में आ पाएगी? विश्व ने सीधा सा सवाल किया। सुवन, मेरा बस चले ना तो मैं कल ही उसे होश में ले आऊं। डॉक्टर देशमुख भी अपनी जगह ठीक हैं। कहीं ऐसा ना हो जल्दी होश में लाने के चक्कर में मैं उसे हमेशा के लिए खो दूं। इसलिए थोड़ा सा सब्र से काम लेना पड़ेगा। यहाँ इतने दिन, वहाँ कुछ और दिन सही, कहकर सुवन सिगरेट पीने लगा। बातें करते हुए दोनों घर पहुँचते हैं। दोनों बच्चों को रेडी होने को कह दिया था, सो दोनों रेडी बैठे थे। सुवन और विश्व दोनों को लेकर पुलिस स्टेशन गए। वहां जाकर उनका बयान रिकॉर्ड कराया गया, जो कि हिमांशु के केस में बहुत महत्वपूर्ण था। इंस्पेक्टर ने तक्ष के हाथों के फोटो लिए जो जगह जगह से जले हुए थे और उसकी एक रिपोर्ट बनाकर सुवन को दे दी, ताकि सुवन उसका इलाज किसी अच्छे से हॉस्पिटल में करा सके। हो सके तो उसे रिहाब सेंटर में डाल सके। अगले दिन सुवन अनु को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। उसके साथ कविश और विश्व भी था। कविश ने जाते ही सौम्या के हाथ पर हाथ रखा और बोला, माँ, मैं कल तुम्हारे पास नहीं आ पाया,
प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं कल अपने दोनों भाई बहन के साथ बिजी था और पता है हमारे घर में एक छोटा मेहमान भी आया है। जब तुम जागोगी तब तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। वो बहुत सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह उसकी आंखें हैं। सुबन पीछे खड़ा उसकी बातें सुनकर रो रहा था। कब इसने सौम्या को कब अपनी माँ बना लिया उसे पता ही नहीं चला। फिर एकदम से रुककर अनु की तरफ देखा। अनु भी आश्चर्यचकित होकर उसे देख रही थी। ऐसे क्या देख रही हो, इधर आओ। उसने अनु को अपने पास बुलाया और बोला, देखो माँ, मैं तुम्हारे लिए इसे लेकर आया हूँ। मिलो इसे, पहचानो कौन है ये। अनु 2 साल बाद अपनी माँ से मिल रही थी। जैसे ही उसने अनु का हाथ पकड़कर सौम्या के हाथ के ऊपर रखा, सौम्या की सांसें बढ़ गईं और सामने मशीन ने इंडिकेटर देना शुरू कर दिया। दोनों बच्चे घबरा गए। सिस्टर जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर लाई। डॉक्टर देशमुख, मिस्टर सुवन, बच्चों को यहाँ लाने से पहले आपको कम से कम मुझे इन्फॉर्म तो करना चाहिए था, ताकि मैं यहाँ रहकर थोड़ा सा इनको संभाल लेता। जल्दी से सिस्टर ने इंजेक्शन दिया। सौम्या 5 मिनट के बाद नॉर्मल हो गई। वह बहुत कोशिश कर रही थी कि धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोल सके, पर शायद दवाइयों का नशा था या उसका दिमाग उसे होश में नहीं आने दे रहा था, जिस कारण वह आंखें नहीं खोल पा रही थी। पर उसके हाथ हलचल कर रहे थे। उसके इस प्रोग्रेस पर डॉक्टर बहुत खुश था और बोला, अब आप दोनों बच्चे रोज यहाँ आओगे और आकर इनसे ऐसे ही बातें करोगे। आज सोमवार है, अगले सोमवार से पहले हमें इनको जगाना है, पर रोज ऐसे ही थोड़ा थोड़ा जागेंगी, इससे घबराना मत, कहकर डॉक्टर ने सुवन के कंधे पर हाथ रखा और बाहर चला गया। सुवन सौम्या के पास आया और उसके माथे पर आए बालों को पीछे करते हुए बोला, जागो सोमी, देखो तुम्हें अनु बुला रही है। तुम कहती थी मेरी अनु को एक बार मेरे पास ले आओ, अब मैं ले आया हूँ, लो संभालो अपनी अमानत। कहते हुए वह फूट फूट कर रोने लगा। उसके एक तरफ जाकर कबिस खड़ा हो गया और दूसरी तरफ अनु, दोनों ने उसके कंधों पर हाथ रख दिए। कबिस बोला, पापा जल्दी ही हम इनको घर लेकर चलेंगे, जहाँ इतना इंतजार वहाँ थोड़ा सा और। सुवन ने घूमकर दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया, इस बात से अनजान कि उनकी ये सब बातें सौम्या सुन पा रही है और वह अंदर ही अंदर उस चीज को महसूस कर रही थी। इंस्पेक्टर के कहने पर सुवन ने तक्ष को रिहैब सेंटर में एडमिट करा दिया, ताकि उसका ब्रेन नशे के इफेक्ट से क्लियर हो सके। विश्व ने शहर के सबसे नामी स्कूल गोयनका इंटरनेशनल में कविश का एडमिशन कराया। उसी में अनु और तक्ष का भी एडमिशन प्रोसेस में डाल दिया। 12वीं क्लास में एडमिशन लिया नहीं जाता, इसीलिए अनु को 1 साल पीछे करके 11वीं क्लास में करवाया गया। कविश और तक्ष दोनों को 10th के एग्जाम देने थे। बच्चों को तो जैसे तैसे करके सुवन संभाल रहा था, पर अंदर ही अंदर वह खुद को टूटता हुआ महसूस कर रहा था। जीने की सिर्फ एक वजह थी और वह थी सौम्या। और वह चाहता था सौम्या जितनी जल्दी ठीक होकर बच्चों के पास घर आ जाए उतना ही अच्छा है। आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन सौम्या को डॉक्टर की देखरेख में एक लंबी नींद से जागना था। सबके दिलों को धड़कन बेकाबू थी। पूरी रात सुवन ने जागते हुए पलकों में निकाली थी। उसकी आंखें रात भर जागने से लाल हो रखी थीं। आज वह हॉस्पिटल में जल्दी से जल्दी पहुंचना चाह रहा था। उसने विश्व को रिहाब सेंटर भेजकर तक्ष को भी एक दिन के लिए बुला लिया था। सब रेडी होकर जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंचे। 11 बज रहे थे। कविश, अनु, तक्ष, सुवन, विश्व सौम्या के बेड के पास खड़े थे। डॉक्टर देशमुख अपनी टीम के साथ आए और बोले, आज सब्जेक्ट नींद से जागेगा। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, वो सौम्या कौशिक है, हमारी मॉम, कोई सब्जेक्ट नहीं। अनु बोली, आई अंडरस्टैंड, बट ये मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, इन सब के लिए ये एक सब्जेक्ट है। अभी इनको सौम्या को ऑब्जर्व करना है, ये पास नहीं आएंगे पर दूर से ही देखेंगे, कहकर डॉक्टर ने इशारे से उनको पीछे होने को कहा और सौम्या का आईवी ड्रिप थोड़ी बढ़ा दी। सौम्या के पास चेयर खींचकर बैठ गए और बड़े ही धीरे से उससे बोले, सौम्या जागो, देखो सब तुमसे मिलने आए हैं। उन्होंने अनु को इशारा किया। अनु आकर उसके पास खड़ी हुई और बोली, माँ आंखें खोलो, हमारी तरफ देखो ना। उनकी आवाज़ पर सौम्या ने रिएक्ट करना शुरू किया और खुद से जीतने की जिद की, जंग लड़ने की कोशिश करने में जुट गई।
सौम्या की आंखें खुलने को फड़फड़ा रही थीं। वह बहुत कोशिश करके अपनी आंखों को खोल रही थी। सामने सुवन खड़ा ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि आज उसकी तपस्या का फल मिलने वाला था। जैसे जैसे सौम्या के शरीर में हलचल हो रही थी, वैसे वैसे सबकी सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे हो रही थीं। सौम्या ने आंखें खोलीं। वो अपनी गर्दन को हिला नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी गर्दन पर फूड पाइप लगा हुआ था। आंखें खुलते ही सबसे पहले उसकी नज़र अनु पर गई। माँ, आपने मुझे पहचाना? मैं अनु, आपकी बेटी। अनु ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बोला। सौम्या ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया। डॉक्टर ने पास आकर पूछा, आप ठीक हो सौम्या जी? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक रुकी हुई सी स्माइल उसके होठों पर आकर रुक गई। वह किसी को ढूंढ रही थी, पर शायद उसकी नज़र वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसने उठने की कोशिश की, पर डॉक्टर देशमुख ने उसे दोबारा पकड़कर लेटा दिया और बोला, नहीं सौम्या जी, अभी नहीं उठना। अभी आप कुछ देर और लेटे रहिए। लेकिन वह लेटने को तैयार नहीं थी, तो डॉक्टर ने उसके बेड को धीरे धीरे उसके सर के ऊपर की तरफ ऊंचा कर दिया। जैसे ही उसकी नज़र सामने की तरफ गई, सामने सुवन को देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। सब हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे, क्योंकि शायद वह किसी को पहचान ही नहीं रही थी। लेकिन सुवन को देखकर जो उसका रिएक्शन था, वह सभी को विचलित कर रहा था। उसने हल्की सी गर्दन हिलाकर अब उसे अपने पास बुलाया। सुवन उसके पास आया, आकर कुर्सी पर बैठ गया और बोला, हाँ बोलो सोमी, क्या हुआ? सौम्या ने एक डरी हुई नज़र से अपने चारों तरफ देखा। सुवन, घबराओ मत, यहाँ सब अपने हैं सोमी। इससे पहले वह कुछ और कह पाता, डॉक्टर देशमुख ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया और उसे कुछ भी बोलने से मना किया। वह बोलना चाह रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, जिस कारण वही परेशान हो रही थी। डॉक्टर पहले से ही पूरी तैयारी किए बैठे थे। जैसे ही उसने बोलने की कोशिश की, डॉक्टर ने उसको दोबारा नींद का इंजेक्शन दे दिया। बस आज के लिए इतना ही, इससे ज़्यादा हम इनके दिमाग पर जोर नहीं डालेंगे। ऐसे ही रोज ये धीरे धीरे करके उठाएंगे। डॉक्टर, ये बच्चों को नहीं पहचान पाई। सुवन चिंतित होते हुए बोला, तुम्हें तो पहचान गई, बस काफ़ी है। जैसे तुम्हें पहचानी, वैसे ही कल बच्चों को भी पहचान जाएंगी। ये जिस हालत से गुजर कर आ रही हैं, उसमें हमें इतनी भी उम्मीद नहीं दिख रही थी। पर हमारा आज पहला मिशन सक्सेस हुआ। अब हम कोशिश करेंगे कि कल से हम इसके सोने के घंटे कम करें और जागने के ज़्यादा। इससे इनके दिमाग को रिकवरी करने में मदद मिलेगी। अनु वहां खड़ी टकटकी लगाए एक बार माँ को देख रही थी और दूसरी बार अपने दोस्त को यानी सुवन को। फिर बोली, क्या अभी हम इनको घर नहीं ले जा सकते? डॉक्टर, नो, इतनी जल्दी तो बिल्कुल नहीं। कम से कम 1 महीना और, इसके बाद देखते हैं कि कभी ये घर जाने लायक होती हैं। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर शेखर पूरी तरह से ठीक होकर अपने परिवार के साथ अपने घर चले गए। उन्होंने जाते हुए सुवन से मिलकर उनका शुक्रिया अदा किया। शेखर के पापा देसराज हाथ जोड़ते हुए भीगी पलकों से बोले, अगर तुम नहीं होते तो शायद शेखर भी जीवित न होता। सुवन ने उनके हाथों पर हाथ रखकर उनके आंसू साफ किए। फिर शेखर की तरफ घूमकर सुवन ने उसे गले लगाते हुए कहा, इंस्पेक्टर शेखर, आप मेरी जिम्मेदारी थे। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, ना कि आपके ऊपर कोई एहसान किया। बस एक रिक्वेस्ट है तुमसे, जब भी प्रार्थना करना, सौम्या के लिए एक बार भगवान से आगे विनती जरूर कर देना। शेखर, जी जरूर मिस्टर शर्मा। सुवन, कभी भी तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत हो, मेरे पास चले आना, कहकर उन्होंने शेखर से हाथ मिलाया और वहां से निकल गया। विश्व को सारा बिजनेस कुछ दिन के लिए संभलवा कर सुवन सारा दिन सौम्या के पास हॉस्पिटल में रहता था, क्योंकि डॉक्टर ने उसके सोने के घंटे कम करने शुरू कर दिए थे और जागने के बाद उसके पास परिवार का कोई ना कोई सदस्य होना जरूरी होता था। सौम्या को स्पेशल वार्ड में शिफ्ट किया गया था। यहाँ वो हर पल डॉक्टर देशमुख की नज़रों के सामने रहती थी। सुवन दिन भर उसके पास बैठा उससे बातें करता रहता था। शाम को बच्चे भी कुछ देर के लिए आ जाते थे, तो उस वार्ड की रौनक ही कुछ और होती। सौम्या धीरे धीरे अच्छा नॉर्मल बिहेव करने लगी। एक दिन डॉक्टर सौम्या का चेकअप कर रहा था। सुवन उसके सामने खड़ा था। उसे देखते ही सुवन की तरफ देखते हुए उसने आंख मार दी। सुवन शर्मा कर रह गया। डॉक्टर बोला, सौम्या जी, आप इनको जानते हो? सौम्या, हाँ जी बिल्कुल, ये वही लड़का है जिसकी मैंने कुछ साल पहले अच्छे से मदद की थी।
सुवन एकदम चौंक गया, क्योंकि ये बात माँ और विश्व के सिवा किसी को नहीं बताई थी। डॉक्टर, तो तुम उससे दोबारा मिली या नहीं? सौम्या, नहीं मिल पाई सर, क्योंकि जब मैं उससे मिलने गई तब तक वो डिस्चार्ज हो गया और मेरी शादी हो गई थी। डॉक्टर, वेरी गुड प्रोग्रेस सौम्या। डॉक्टर के जाने के बाद सुवन ने सौम्या के पास कुर्सी खींचकर बैठते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता मैं वही लड़का हूँ? मैंने तो तुम्हें कभी डायरेक्ट बताया ही नहीं। सौम्या ने उसका हाथ पकड़कर पलटी किया। उस पर बोल्ड लेटर में एसपी लिखा हुआ था। मैंने इसे पहचाना क्योंकि जब मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गई थी, उसके बाद मिलने अंदर गई तो तुम्हारे पूरे मुंह पर जख्म होने के कारण बैंडेज थी। तुम्हारी सिर्फ नीली गहरी आंखें ही देख रही थी। उसी बीच मेरा तुम्हारे हाथ पर नजर गई। तुम्हारे हाथ के ऊपर एसपी लिखा हुआ था। इसी से मुझे पता लग गया कि तुम वही हो। सुवन एकदम चुप हो गया और बड़े गौर से सौम्या की तरफ देखने लगा। डॉक्टर रिकॉर्ड रूम में स्क्रीन के सामने बैठा सारी बातें देख और सुन रहा था और मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसने सुवन को बुलाया और बोला, आपके लिए गुड न्यूज है, जल्दी ही आप सौम्या को कल घर ले जा सकते हैं। अब तक ये अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर चुकी हैं। बस इतना ख्याल रखिएगा कि कोई भी और झटका इनके दिमाग को नहीं लगना चाहिए। जी सर, मैं ख्याल रखूंगा। आप इनके डिस्चार्ज के पेपर तैयार करवाइए। कहकर सुवन ने घर फोन किया और माँ से खुश होते हुए बोला, माँ मैं कल सौम्या को घर लेकर आऊँगा। पूरे घर में खुशी का माहौल फैल गया। बच्चे ये सोचने लगे कि वह माँ को किस तरह से वेलकम किया जाए, परंतु सुवन ये सोच रहा था कि सौम्या को लेकर कहाँ जाए, उसके घर में या अपने घर में। आखिरकार उसने ये फैसला बच्चों और सौम्या पर छोड़ दिया कि वह कहाँ रहना चाहती है। बच्चे चाहते थे कि वह अपने घर चले, पर सौम्या उस घर में जाना नहीं चाहती थी। यहाँ उसने इतना कुछ झेला था, अब उसके पैर उस घर की तरफ नहीं बढ़ रहे थे, पर वह सुवन के घर में नहीं जाना चाह रही थी। उसे गुमसुम देखकर सुवन ने उसकी परेशानी की वजह पूछी, तो उसने सुवन से कहा, आप मेरे लिए कोई अपार्टमेंट देख सकते हैं? सुवन, क्यों? सौम्या, मैं अपने वाले घर में नहीं जाना चाहती। सुवन, तो अपार्टमेंट की जरूरत कहाँ से आन पड़ी? तुम्हें अपने घर नहीं जाना तो मत जाओ। तुम मेरे साथ मेरे घर शर्मा मेंशन चलोगी? सौम्या कुछ बोलने को हुई। अब इस पर मैं कुछ भी बहस या बात नहीं सुनना चाहता। सुवन ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। सौम्या ने धीरे से गर्दन हिलाकर अपनी स्वीकृति दे दी। उसे खाना खिलाकर और लेटाकर नर्स को उसके पास छोड़ सुवन घर को निकल गया, क्योंकि उसके घर जाकर बहुत सारे काम करने थे। घर पहुंचते ही उसको एक बहुत अच्छी प्रेफरेंस मिली, जिससे उसका दिल खुश होकर इधर उधर देखने लगा। बच्चे पूरी तरह से घर को दुल्हन की तरह तैयार कर रहे थे। उनके लिए बहुत ही यादगार लम्हा था। सौम्या मौत के मुंह से वापस उनके बीच आ रही थी। माँ ने फूल वाले को बुलाकर फूलों का ऑर्डर दे दिया था। वे लोग सफेद रंग के लिली और पर्पल कलर के ऑर्चिड से पूरे घर को सजा रहे थे। घर की हालत देखते ही ऐसा लग रहा था जैसे उस घर में कोई बड़ा फंक्शन हो। सुवन ने एक पल दरवाजे पर खड़े होकर एक नज़र पूरे घर को देखा। उसके मन में बहुत ही अलग अलग तरह के विचार आने लगे। अंदर घुसते ही अंदर का नजारा तो और भी सुंदर था। चारों तरफ सफेद रंग से डेकोरेशन की गई थी। मीसा, अनु, कबिश और विशु महेश के साथ मिलकर इधर से उधर भाग दौड़ कर रहे थे। सुवन, ये क्या है माँ? इस तरह घर को क्यों सजाया जा रहा है? माँ, मुझे ना पता लल्ला, कबिश से पूछ, उसी ने ये सब किया है। सुवन ने सवाल भरी नजरों से कबिश की तरफ देखा। पापा, मैंने आपसे कहा था ना कि जिस दिन असली खुशी हमारे घर आएगी उस दिन हम अपने दोस्तों को भी न्योता देंगे। कल वही दिन है। कल आपके सारे खास दोस्त आपके पास होंगे। ओके, क्योंकि कल सौम्या माँ घर आ रही है। ये कहते हुए कविश की आंखों में एक चमक थी। सुवन इससे आगे कुछ न कह पाया और सीधा अपने कमरे में चला गया। वहां जाते ही उसने अपने फोन में सौम्या की फोटो निकाली और बोला, बस आज की रात सौम्या, कल तुम इस घर की रौनक होगी और बहुत जल्दी मेरी जिंदगी की भी रौनक होगी। कहकर उसने सौम्या की फोटो को किस किया, पर आंखें बंद कर लीं। ऐसा लग रहा था आज वह सुकून की नींद सोना चाहता है। कुछ ही देर ऐसे लेटे हुए हुई थी कि विश्व ने आकर उसको आवाज दे दी, अरे रोमियो, वापस आ जा इस दुनिया में और नीचे चल, माँ खाने के लिए बुला रही है। उसकी बात सुनते ही सुवन ने आंखें खोली और मुस्कुरा दिया। तू चल, मैं चेंज करके आया। कहकर वह बाथरूम की तरफ बढ़ गया। अच्छा सुन, एक बात बता,
जब सौम्या आएगी तो उसे कमरा कौन सा देगा? बिस्सू ने बाहर से चिल्लाते हुए सुबन से पूछा। शर्मा मेंशन का जो सबसे सुंदर कमरा है, वह सौम्या को मिलेगा। सुबन ने अंदर से जवाब दिया। ओहो, यानी तेरा कमरा? क्या बात है, तू तो अपने कमरे में किसी को जाने भी नहीं देता, और अपना कमरा तू सौम्या के लिए छोड़ देगा? सुबन, अरे पगलू, छोड़ूंगा नहीं। कल उसे सबके सामने शादी के लिए प्रपोज करूंगा। बिस्सू, भूल कर भी गलती मत करना सुबन, वो कभी हाँ नहीं करेगी। उसको थोड़ा समय दे, क्योंकि अभी वह हिमांशु की तकलीफों से बाहर नहीं निकल पाई है, इसलिए इतनी जल्दी मत मचा, कहकर उसके कंधे पर हाथ रखा। सुबन उसकी बात से सहमत हो गया। उसने फोन उठाया, खाना खाने चला गया। सब टेबल पर बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। हाँ तो बेटा, कल का क्या प्रोग्राम है? माँ ने खाना खाते हुए पूछा। माँ, कल 11 बजे सौम्या घर आ जाएगी। उसके बाद का प्रोग्राम आप देख लो क्या रहेगा। मैंने पंडित जी को बुलाया है। पहले पूजा होगी, फिर तेरे सारे दोस्तों का खाना। माँ, दोस्तों को क्या कहकर इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि सौम्या कौन है, इसलिए अभी दोस्तों वाला प्रोग्राम रहने देते हैं। पापा, मैंने 2-4 को तो फोन कर दिया, उनको तो आने देते हैं, बाकी सबको रहने देता हूँ। खाना खाते हुए कबिस बोला। हाँ बेटा, ये चलेगा। सुमन बार बार सामने बैठी अनु के चेहरे की तरफ देख रहा था, जैसे वह कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पा रही थी। वो अपनी ही उधेड़बुन में उलझी पड़ी थी। सुमन ने सबके बीच में से उसे कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा। खाना खाकर महेश को बोला। महेश, मेरी और बिस्सु की कॉफ़ी ऊपर मेरे रूम में ले आना, और बिस्सु तू भी ऊपर आ जाना। बिस्सु, ओके बॉस। और मीसा, आज तुम घर नहीं जाओगी, आज रात तुम यहीं रहोगी। सुमन चलते चलते बोला। मीसा, नहीं यार, मैं तुम लोगों के साथ सारी रात नहीं जाग सकती, इसलिए मैं तो छोटू को लेकर घर जा रही हूँ। तुम अपनी बीबी को अपने साथ रखो, कहकर उसने एक कनिंग सी स्माइल बिस्सु को दे दी। बिस्सु ने कुछ नहीं कहा, बस हंसकर रह गया। सुवन ने ऊपर कमरे में जाते ही सिगरेट जला ली। यार, अब तेरी क्या टेंशन है जो तू अपना कलेजा फूंक रहा है? बिस्सु अंदर कमरे में आते हुए बोला। पता नहीं, एक अजीब सा डर है जो ये समझ नहीं आ रहा किस वजह से है। आज सब मेरे पक्ष में ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ है जो मेरे दिमाग को महसूस तो हो रहा है, पर समझ नहीं आ रहा। महेश कॉफ़ी लेकर आया, रख कर जाने लगा, तभी सुबन बोला। महेश, माँ के साथ वाला कमरा सौम्या के लिए रेडी करा देना। महेश, जी सर, वह पहले ही रेडी हो चुका है। माँ जी और कबिस बाबा ने उस कमरे को दिन में ही तैयार करवा दिया था। सुबन गुड कहकर कॉफ़ी उठा ली। विश्व, पता है सुबन, तेरा बेटा ना तेरे से भी 4 कदम आगे है। तू जो सोचता है वो कर भी जाता है। सुबन, होगा क्यों नहीं, खून तो मेरा ही है, मेरी परछाई है। गलत कह रहे हो पापा, पीछे से आकर कबिस बोला। उस कमरे को तैयार कराने में तक्ष और अनु ने मेहनत की है, मेरा उसमें 1% भी रोल नहीं है। अनु का नाम सुनते ही सुबन को कुछ याद आ गया। उसने अपनी कॉफ़ी उठाई और बालकनी के ग्रिल के पास जाकर टेक लगाकर खड़ा हो गया और बोला। कबिस, तुम्हारी अनु से कोई बात हुई है क्या? कबिस, नहीं पापा, किस बारे में? सुबन, किसी भी बारे में बेटा, आज वो काफ़ी उदास है, उसके चेहरे पर वह चमक और खुशी नहीं जो होनी चाहिए। कबिस, पापा, ये बात मैंने भी महसूस की थी और मुझे लगा कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, चलो मैं देख लूँगा, तुम जाकर सो जाओ, काफ़ी रात हो चुकी है। कबिस सुबन को गुड नाइट करके चला गया। तुझे क्या लग रहा सुबन, अनु को क्या हुआ होगा? मैं नहीं जानता बिस्सु, लेकिन उसके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा है जिसे वह किसी से भी कह नहीं पा रही, लेकिन मैं उसे जानना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता उसके दिमाग में किसी भी तरह का डर या शंका रहे। चल तू भी जाकर सो जा, सुबह तुझे मेरे साथ हॉस्पिटल चलना है। हाँ सुबन, मैं तुझे एक बात बताना भूल गया, कोर्ट से सम्मन आया है, 3 दिन के बाद हमारी कोर्ट में पेशी है। बिस्सु बोला। सुबन, कौन से केस की? बिस्सु, हिमांशु की भाई, उसके अलावा आज तक और कहीं गुंडागर्दी की ही कहाँ है? उसी के चलते तो हम शरीफ लोग गुंडे बन गए। सुबन, शरीफ लोग? वाह, शराफत तो तेरे चेहरे से टपक रही है, कहकर दोनों हंसने लगे। कॉफ़ी खत्म होते ही बिस्सु ने अपना फ़ोन उठाया
और जाकर सुवन के बेड पर पसर गया। सुवन वहीं खड़ा आसमान में खिले पूरे चांद की तरफ देख रहा था। तभी उसे चांद की रोशनी में एक परछाई नजर आई। उसे ऐसा लगा कि टेरेस पर कोई है। उसने घड़ी में टाइम देखा, रात के 2 बज रहे थे। इस वक्त छत पर कौन होगा और क्या कर रहा होगा? यही सोचते हुए उसने बिस्सू की तरफ देखा। वो गहरी नींद में सो चुका था। उसने चुपचाप अपने बेड के साइड में से रिवॉल्वर निकाली और उसे अपनी पॉकेट में डाल दबे पैरों से टेरेस की तरफ बढ़ गया। सुबन ने मोबाइल की लाइट जलाकर चारों तरफ देखा। छत पर उसे कोई नजर नहीं आया। उसने एक एक कोना छत का छान मारा, पर वहां कोई नहीं था। ऐसे कैसा हो सकता है? यहाँ कोई तो था जिसे मैंने देखा था, और इतनी जल्दी वो नीचे जा नहीं सकता। होना उसे यहीं चाहिए, उसने अपने आप से बतियाते हुए। सुबन ने फिर ढूंढना शुरू किया। तभी उसे बड़े से पाम के पौधे के पीछे हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने टॉर्च की लाइट उधर की तो वहां अनु अपने घुटनों पर बाजू फोल्ड करके अपना सर रखकर बैठी हल्की हल्की आवाज में रो रही थी। सुबन भागकर उसके पास पहुंचा, उसके पास बैठ गया और बोला, अनु क्या हुआ मेरा बच्चा? किसी ने कुछ कहा क्या? क्यों रो रहा है बेटा, बता। अनु ने मुंह ऊपर किया। आज वह बिल्कुल सौम्या की कॉपी लग रही थी। रोते रोते उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और मुंह भी लाल था। वो बस उसकी तरफ देखकर सिसक सिसक कर रोती रही और बोली कुछ भी नहीं। सुबन, बोलो बेटा क्या हुआ? तक्ष से झगड़ा हुआ या कबिस ने कुछ कहा? अनु, नहीं, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा और न ही मेरा किसी से झगड़ा हुआ दोस्त। सुबन, फिर तुम रो क्यों रही हो बच्चे? मेरा दिल बैठा जा रहा है। बताओ बेटा तुम्हें क्या हुआ? सुबन बेचैनी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, दोस्त, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो ना? बस मेरी एक बात मानोगे प्लीज? कहते हुए अनु ने सुबन के दोनों हाथों पर अपने हाथ रख दिए। सुबन, हाँ बेटा जरूर मानूंगा, बताओ। आप कभी मेरे पापा मत बनना। अनु के ये शब्द सुनकर सुबन अंदर तक हिल गया। खुद को संभालते हुए बोला, क्यों बेटा, मैंने कुछ किया क्या? मुझे पापा शब्द से नफरत है। जब भी कोई मुझे पापा के लिए कुछ भी कहता है तो मेरे अंदर एक अजीब सा खौफ फैल जाता है और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं दोबारा से उन्हीं सब से गुजर रही हूँ जिस दौर से मैं पहले गुजर चुकी हूँ। प्लीज मुझसे प्रॉमिस करो। कहते कहते अनु फूट फूट कर रोने लगी। सुबन उसका दर्द समझ और महसूस भी कर रहा था और उसके साथ साथ वह भी रो रहा था। ठीक है बेटा, मैं कभी तुम्हारा पापा नहीं बनूंगा जब तक तुम खुद से नहीं कहोगी। हाँ, जिंदगी भर तुम्हारा दोस्त बना रहूंगा, ये वादा जरूर कर सकता हूँ। अपने आंसू रोकते हुए सुबन बोला, थैंक यू दोस्त। कहते हुए वो सुबन के गले लग गई और बिलक बिलक कर बच्चों की तरह रोने लगी। सुबन उसे चुप करा रहा था। अंदर ही अंदर वो भी खून के आंसू रो रहा था। एक बार फिर उसकी खुशियां उसके पास आकर दरवाजे से लौट गईं, लेकिन उसे वादा कर चुका था, इसलिए वो सौम्या से शादी नहीं करेगा, लेकिन सौम्या को उस घर से जाने भी नहीं देगा, ये उसने सोच लिया था। अनु को चुप कराकर नीचे लेकर आया और बोला, अब तुम जाकर सो जाओ बेटा, कल सुबह तुम्हें सौम्या के वेलकम के लिए रेडी रहना है। उसे दादी के कमरे के बाहर छोड़कर वह अपने कमरे में चला गया। कमरे में बिस्सू घोड़े बेचकर सो रहा था। उसने चुपचाप से अपना फोन रखा और वॉशरूम में चला गया। वहां जाकर शॉवर के नीचे खड़ा होकर दिल खोलकर रोया। जब तक उसके सारे आंसू खत्म ना हो गए तब तक वह बाथरूम से बाहर नहीं आया। अपने दिल को तसल्ली देकर बाहर आकर वो बालकनी में जाकर सिगरेट जलाकर बैठ गया। भीगी आंखों से उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, भगवान कोई बात नहीं, जितने इम्तहान लेने हैं और ले ले, मैं कभी हार नहीं मानूंगा और ना ही तुझसे कभी शिकायत करूंगा। बस अपना हाथ ऐसे ही हम पर बनाए रखना, यही कहूंगा। पीछे खड़ा बिस्सू उसकी बातें सुन रहा था। उसके पास आया और बोला, क्या हुआ? आज भगवान से अकेले में बातें क्यों? कुछ नहीं यार, बस दिल भर गया तो सोचा आज थोड़ा सा उससे भी बतिया लूं। कहकर वो नीचे देखने लगा। बिस्सू, तुझे पता है सुबन, तूने झूठ बोलना नहीं आता, इसलिए क्या बात है मुझे साफ साफ बता। उसका इतना कहते ही सुबन फूट पड़ा और आंसू अंदर से वो रोकर खत्म करके आया था वही आंसू दोबारा निकल आए। रोते रोते उसने सब बातें बिस्सू को बताईं। उसकी बातें सुन बिस्सू भी बेचैन हो गया। फिर खुद को थोड़ा सा स्थिर किया और बोला, तू परेशान मत हो, उसे कुछ समय दे। वह जिस स्थिति से गुजरी है उसके बाद वह अपनी जगह ठीक है, थोड़ा सा समय दे, वह जरूर सब अपना लेगी।
इतना कहूँगा, अभी जल्दबाजी मत करना, वरना सब अपने हाथों से खो देगा। देख बिसु, मैं तो सब कुछ पहले ही खो बैठा हूँ। अपने खाली हाथ बिस्सू की तरफ करते हुए सुबन बोला, मैं बहुत खुश था कि कल सौम्य आएगी तो मैं उसके साथ नई जिंदगी की शुरुआत करूँगा। हाँ तो तू करना, तुझे किसने मना किया? तू सौम्या के साथ नई जिंदगी की शुरुआत भी करेगा और उसे अपनाएगा भी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा रुक कर। एक बात याद रख, वह तेरी है और तेरी रहेगी, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा टाइम दे। तू समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अनु को अपने ऊपर विश्वास बनाने दे कि सब पापा हिमांशु जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं और तू उनमें से है, कहकर बिस्सू ने उसे तसल्ली दी। चल अब सो जा, 4:30 बज गए हैं, सुबह तुझे जल्दी उठकर बाकी काम भी निपटाने हैं, कहकर बिस्सू ने उसका हाथ पकड़ा और उसे जाकर बेड पर लिटा दिया। बिस्सू, कभी कभी सोचता हूँ तू ना होता तो मेरा क्या होता। अबे साले, मैं ना होता तो कोई और होता, कहकर बिस्सू हंस दिया। अब तू सो जा, बहुत रातें जागते हुए गुजरी हैं, अब सुकून की आने वाली है, इसलिए सो जा, कहकर बिस्सू ने लाइट बंद की और खुद जाकर बालकनी में खड़ा हो गया। उसके दिमाग में सुबन की कही एक एक बात घूम रही थी और वह उनका हल निकालना चाहता था। इन दोनों की दोस्ती जय वीरू वाली थी कि दर्द एक को होता है और उसका एहसास दूसरा झेलता है। सोचते सोचते बिस्सू को शायद कोई रास्ता मिल गया और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वह चुपचाप जाकर लेट गया। जैसे ही सुबह हुई, पूरे घर में हलचल मची हुई थी। सुबन गहरी नींद में सो रहा था। कबिस ने आकर उनको जगाया और बोला, पापा 11 बज गए हैं, उठिए, आपको आज बहुत से काम करने हैं, कहते हुए उसने उसके पास आकर हिलाया। उसकी आवाज़ सुनकर हड़बड़ाकर सुबन उठ गया और बोला, बस बेटा 10 मिनट में नीचे आता हूँ। पता नहीं इतनी देर तक कैसे सोता रह गया। खुद में बोलते हुए सुबन वॉशरूम में चला गया। जल्दी जल्दी रेडी होकर नीचे की तरफ बढ़ा। अभी सीढ़ी उतर ही रहा था कि उसके पैर के नीचे का नज़ारा देखकर वहीं रुक गए और जैसे ही उसने सोफे की तरफ देखा, हक्का बक्का रह गया। सामने सोफे पर सबके साथ सौम्या पिंक साड़ी में बैठी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सेमल के फूल को ओस की बूंदों ने ढक लिया हो। इतने लंबे समय की बीमारी ने उसके मुंह की रौनक ही छीन ली थी, पर एक अलग सा खिंचाव आज भी उसके चेहरे पर था जो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकता था। सौम्या, तुम यहाँ कैसे? सुबन ने अचंभित होते हुए पूछा। तुम तो कुंभकर्ण बनकर सोते रहोगे तो किसी को तो सौम्या को लाना था, सो ये काम भी आपके दासों ने कर दिया। जिस अंदाज में बिस्सू बोला, सब हंस पड़े। जैसे ही सुबन की नजरें सौम्या से मिली, सौम्या हल्के से मुस्कुराकर नजरें झुका दी। उसका वो शर्माना दिल को हिला गया। वो वहीं जड़वत खड़ा सौम्या को देखता रहा। अब यहीं खड़ा रहेगा या पूजा भी शुरू करवाएगा? पंडित जी कब से बैठे तेरा इंतजार कर रहे हैं, कहते हुए माँ उठी और मंदिर में जाकर पूजा का सामान उठाकर महेश को पकड़ाने लगी। पूजा में सौम्या के साथ तक्ष, अनु और कबिस बैठे थे और बाकी सबके सामने सुवन की नजरें सौम्या के ऊपर से हटी नहीं रही थीं। वह एकटक लगाए सौम्या को देखे जा रहा था। विश्व ने कोहनी मारी और बोला, बस कर यार, आंखों से ही क्या खा लेगा। उसकी बात सुनकर झेप कर सुबन नीचे देखने लगा। सब कुछ बहुत अच्छे से निपट गया। रात को डिनर करके सब दोस्त अपने अपने घर को रवाना हो गए। आज अनु सौम्या के कमरे में शिफ्ट हो गई थी। पूरी रात वह सौम्या से बातें करती रही। अगले दिन सुबह शर्मा मेंशन का पूरा माहौल ही बदला हुआ था। डॉक्टर ने सौम्या को ज़्यादा घूमने से मना किया था, फिर भी वह धीरे धीरे करके पूरा घर घूम घूम कर देख रही थी। जैसे ही किचन में आई, वहीं खड़ी होकर महेश को इंस्ट्रक्शन देने लगी। दादी ने उसको खड़ा देखकर कुर्सी मंगवाकर महेश के पास ही बैठा दिया और बोली, खड़े रहने से अच्छा यहाँ बैठकर इसको इंस्ट्रक्शन दो ताकि तुम थक ना सको और ये भी अपना काम करता रहे। बच्चे सुबह उठकर रेडी होकर नीचे आए। संडे के कारण उनको स्कूल नहीं जाना था तो सब एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगे। माँ, सब आपने बनाया है? अनु ने पूछा। नहीं बेटा, मैंने नहीं बनाया, महेश अंकल ने बनाया है, मैंने तो सिर्फ बताया है। अनु सौम्या से जितना बोलने की कोशिश कर रही थी, तक्ष उतना ही चुप चुप
सौम्या की तरफ देख रहा था। उसी की नज़रों में शिकायतें थीं, पर वह जाहिर नहीं कर रहा था। ये बात सुवन ने कल भी नोटिस की थी, पर वह कल उसे कुछ बोलना नहीं चाह रहा था। तक्ष, तुम ब्रेकफास्ट करके जरा मेरे पास आना, मुझे तुमसे कोई काम है, सुवन नाश्ता करते हुए बोला। कहाँ? नपे तुले शब्दों में तक्ष ने जवाब दिया। नीचे मेरे ऑफिस में, सुवन बोला। हाँ कहकर तक्ष नाश्ता करने लगा। नाश्ते के बाद सुवन जाकर ऑफिस में कुर्सी पर बैठ गया और अपनी फाइलें देखने लगा। तक्ष उसके सामने आकर बैठा और बोला, हाँ जी। सुवन, बेटा एक बात बताओ, तुम सौम्या से बात क्यों नहीं करते हो, या उससे इतने कटे कटे क्यों रहते हो? क्योंकि मुझे किसी से बात करना पसंद नहीं। क्यों? बस मेरा मन नहीं करता। आपको करनी है आप करो, और मुझे आप फोर्स मत करो, कहकर तक्ष वहां से उठकर चल दिया। सुवन उसे जाते हुए देखता रहा, कुछ नहीं बोला। 2 दिन के बाद हिमांशु के केस की सुनवाई थी। सुवन और विश्व दोनों वहां जाते हैं। उन्होंने अपने स्टेटमेंट कोर्ट में रिकॉर्ड करवाए। अगली सुनवाई 2 दिन बाद थी, जिसमें उनको अनु, तक्ष और सौम्या को लेकर जाना था। सुवन सौम्या को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था, पर कोर्ट का प्रेशर था, सो डॉक्टर को भी परमिशन देनी पड़ी और पुलिस प्रोटेक्शन के साथ वह सौम्या को वहां लेकर गया। सौम्या को देखते ही हिमांशु भड़क गया और बोला, तू जैसी औरत इसी लायक होती है। और उसके वकील से सारी अदालत के सामने उल्टा सौम्या पर ही चरित्रहीनता का इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। उसी कारण उससे बदला लेने के लिए हिमांशु को ये कदम उठाने पड़े। उसका वकील बोले जा रहा था। सौम्या उसकी बातों से परेशान हो गई और वह वहीं विटनेस बॉक्स में बैठ गई और रोने लगी। लेडी पुलिस ने उसे उठाया और बाहर कुर्सी पर सुवन के पास बैठा दिया। उसके बाद एक एक करके सबके बयान कोर्ट में दर्ज किए गए। जब अनु ने अपने और तक्ष पर किए गए हिमांशु के अत्याचारों के बारे में कोर्ट को बताया, तो कोर्ट में बैठे हर एक आदमी की पलकें भीग गईं। जितने भी वहां बैठे थे सब उन दोनों बच्चों पर आप बीती सुनकर रो रहे थे, लेकिन हिमांशु को उन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। हिमांशु को आईपीसी की धारा 307, 320, 372, 403 आदि के अंतर्गत उम्र कैद की सजा मिली और डॉक्टर विवेक को 20 साल की उनकी डिग्री निलंबित कर दी गई। मरियम को भी 20 साल की सजा दी गई। उनकी सजा से सब संतुष्ट थे। समय अपनी गति से धीरे धीरे चल रहा था। शर्मा मेंशन पूरी तरह बच्चों की हंसी से आबाद हो चुका था। सब खुश थे। सुवन ने अनु से किए वादे के चलते सौम्या से थोड़ी दूरी बना ली थी, जिसे सौम्या भी महसूस कर रही थी। एक रात खाना खाकर सुवन ऊपर छत पर चला गया और वहां झूले पर बैठकर सिगरेट पीने लगा। तभी पीछे से सौम्या ने आकर उसके गले में बाहें डाल दी। सुवन एकदम चौंक गया। उसने मुंह घुमाकर पीछे सौम्या को देखा तो बोला, तुम अभी तक सोई नहीं? नहीं, नींद नहीं आ रही थी और तुमसे कुछ पूछना भी था, जवाब दोगे सुवन? सुवन जानता था सौम्या क्या पूछने वाली है, फिर भी बोला, पूछो, और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने बराबर झूले पर बिठा लिया। तुम आजकल मुझसे इतना कटे कटे क्यों रहते हो? क्या प्यार कम हो गया? क्या कोई और बात है? सुवन 1 मिनट के लिए चुप हुआ। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, सौम्या, प्यार कभी कम नहीं होता, वक्त के साथ बढ़ता है, और हमारा प्यार वह नहीं जो कुछ दिन के बाद कम हो जाए। प्यार तो बहुत करता हूँ तुम्हें, अपना भी बनाना चाहता हूँ, पर ना तो मैं ये रिश्ता अपने लिए बनाना चाहता हूँ, ना तुम्हारे लिए, बल्कि मैं रिश्ता बच्चों के लिए बनाना चाहता हूँ। हम दोनों के बीच जो प्यार है वो कभी कम नहीं होगा, कहकर उसने सौम्या को अनु के किए हुए वादे के बारे में बताया। सौम्या कुछ नहीं बोली और रोते रोते उठकर सुबन के गले लग गई। सुबन प्यार से उसका सर सहलाता रहा और बोला, इस दिल में कल भी तुम थी, आज भी हो और कल भी रहोगी। तुम्हारे सिवा इसमें कोई कभी नहीं आएगा। मुझ पर तुम्हारा हक हमेशा रहेगा। अब तुम रोना बंद करो और जाओ, जाकर सो जाओ। सौम्या ने बिना कुछ बोले पनीली आंखों से उसकी तरफ देखा और चुपचाप नीचे चली गई। सुबन भी वहीं झूले पर बैठा सिगरेट पर सिगरेट फूंकता रहा। वक्त का पहिया घूमता रहा। सुबन और सौम्या पर भी उम्र अपना पंजा जमा चुकी थी। बालों की सफेदी उन दोनों को और भी खूबसूरत बना रही थी। 10 साल बाद आज अनु अमेरिका के एक अच्छे कॉलेज से
मनोचिकित्सक की पढ़ाई पूरी करके इंडिया लौट रही थी। तक्ष और कबिश पहले ही ब्रिटेन के आईएफएम बिजनेस स्टडी से एमबीए करके इंडिया वापस आकर सुवन के साथ बिजनेस में उसके साथ जुड़ गए थे। अनु को लेने के लिए सुवन, सौम्या और विश्व तीनों एयरपोर्ट गए। जैसे ही अनु एयरपोर्ट से बाहर आई, आते ही उन दोनों के गले लग गई और सुवन की तरफ अपनी डिग्री बढ़ाते हुए बोली, थैंक्स दोस्त पापा। सुवन उसके मुंह से पापा सुनकर एकदम चौंक गया और उसे खींचकर गले से लगा लिया और बोला, बेटा कितना तरसा तेरे मुंह से ये शब्द सुनने को, तू सोच भी नहीं सकती। जानती हूँ पापा, आपके सारे सेक्रीफाइस और एक एक बात याद है मुझे। अरे अब यहीं खड़े रहोगे या घर भी चलोगे? कहकर विश्व अनु का सामान उठाकर गाड़ी में रखने लगा। आज शर्मा मेंशन दुल्हन की तरह सजाया गया था। अपने तीनों बच्चों के सेटल होने की खुशी में सुवन ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। सुवन ने ग्रे कलर का 3 पीस सूट पहना था और सौम्या ने ब्लैक कलर की साड़ी। हल्के मेकअप और डायमंड सेट उसकी खूबसूरती और बढ़ा रहा था। पार्टी में शहर का हर वह इंसान आया था जो उसका अजीज था या जिसे वह जानता था। सब वहाँ खा पी रहे थे और मजे कर रहे थे और सुवन को उसके बच्चों के लिए बधाई दे रहे थे। तभी सारी लाइट्स बंद हो गईं। स्टेज पर स्पॉटलाइट जल पड़ी और वहां से आवाज आई, अटेंशन प्लीज। आवाज अनु की थी। आवाज सुनते ही सबका ध्यान स्टेज की तरफ चला गया। अनु बोली, पार्टी में आए हर शख्स को मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब हमारी खुशियों के साझी बने। इस खुशी के मौके पर आज मैं आपके साथ हम तीनों की खुशी में बांटना चाहती हूँ। उस इंसान को स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ जिसकी वजह से हम तीनों आज इस लायक बने हैं। प्लीज आप दोनों स्टेज पर आएं। कहकर उसने सौम्या और सुवन की तरफ इशारा किया। सुवन और सौम्या एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सुवन ने जैसे ही विश्व की तरफ मुंह घुमाया, उनके मुंह पर एक हल्की सी कुटिल स्माइल थी। सुवन समझ गया कि विश्व इसके बारे में पहले से जानता था। सुवन सौम्या के साथ स्टेज की तरफ बढ़ रहा था। जाते ही अनु और कविश ने उन दोनों का हाथ पकड़ा और स्पॉटलाइट के नीचे लेकर आ गईं। तीनों बच्चे उनके आसपास उनका हाथ पकड़े खड़े थे। उन दोनों का हाथ पकड़े पकड़े अनु बोली, लोग कहते हैं कि भगवान आसमान में रहता है, लेकिन मेरा भगवान यहाँ मेरे सामने खड़ा है। अगर ये ना होते तो हम नहीं जानते कि हम कहाँ होते, पर आज जो भी है इसी भगवान के कारण है। वी लव यू पापा। कहकर तीनों उन दोनों के गले लग गए। पापा, आज मैं आपको आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी अपनी सौम्या माँ आपको दे रहा हूँ। कहकर कविश ने सौम्या का हाथ सुवन के हाथ पर रख दिया। शर्मा मेंशन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सुवन ने सौम्या की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू मोतियों की तरह झरझर बहते हुए उसका चेहरा भिगो रहे थे। उसने भीगी आंखों से सुवन की ओर देखा। सुवन उसकी आंखों में आंसू देखकर पिघल गया और उसके करीब जाकर उसे सीने से लगा लिया। सौम्या ने भी उसे अपनी बाहों के घेरे में कैद कर लिया। उस पल में वो दोनों ये भूल चुके थे कि तमाम मेहमान उनको देख रहे हैं। विश्व के इशारे पर स्पॉटलाइट बंद करके सारी लाइट ऑन कर दी गई। दोनों झेंप कर पीछे हट गए। आज दोनों खुश थे। उनको उनकी तपस्या का फल मिल गया। उम्र के इस दौर में लोग जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं। आज वो दोनों उस दौर में एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे। आज उनके सच्चे प्यार को एक नया नाम मिला था जिसे शादी कहा जाता है। किसी ने सही कहा है, प्यार देने का नाम नहीं, लेने का नाम भी नहीं, बस निभाने का एक जज्बा होता है। जो निभा गया वही बस अपना होता है। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।